नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चाय से हर हिंदुस्तानी के दिल का रिश्ता जुड़ा होता है और चाय के साथ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की पहचान जुड़ी है। इसी तरह की चाय के चौपाल पर चाय पर चर्चा करते करते नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में उतर गए। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर नुक्कड़ पर जो चाय की दुकान है उस पर आप बैठिए तो आपको सबसे दिलचस्प विचार सुनने के लिए मिलते हैं। तो हमने भी यही सोचा, एक चाय की दुकान लगाई है और असली चाय है ये। कुछ देर में आपको पता चलेगा क्योंकि हम अपने 14 अर्थव्यवस्था के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं। चाय पर ही ये चर्चा होगी। और सबसे पहले आकाश जिंदल जी, ये बताइए जी, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ संकेत मिल गए बजट के? जी हाँ, इकोनॉमिक सर्वे और रेलवे बजट से काफ़ी संकेत मिल रहे हैं। एक चीज़ बता दूं, लोग इस बार बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि टैक्स में छूट मिलेगी, पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी, कस्टम में एक्साइज ड्यूटीज़ में राहत मिलेगी। लेकिन रेलवे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस और मोर टैक्स टू जीडीपी रेशो, उससे संकेत ये हैं कि शायद वो जो लड्डू या गुलाब जामुन जिसकी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे वो ना मिले। जो कड़वी दवा थी उसकी शायद एक डोज कल और मिलने वाली है, बट अल्टीमेटली वो इकोनॉमी की सेहत के लिए अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ये है जो पॉपुलिज्म है शायद उससे ड्रिफ्ट किया जा रहा है। सब्सिडीज से भी कुछ हद तक कटौती होगी, क्योंकि बात की जा रही है कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो हैं, फूड सब्सिडीज हैं, उनसे दूर जाना होगा। तो ये बजट शायद ऐसा होगा आम आदमी को शायद उस समय खुशी ना दे, क्योंकि लोग सौगातों की उम्मीद लगा के बैठे हैं। एक पार्टी आई थी नए इरादों के साथ, नए वादों के साथ कि आते ही बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। शायद वो ना हो अगर हमें जो है इकोनॉमिक सर्वे और रेलवे बजट से इंडिकेशन मिलते हों। लेकिन बाद में वो चीज़ें ठीक होने वाली। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी आने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जिसकी बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आएंगे, जनता को टैक्स की छूट मिलेगी, जनता उसमें पैसा लगाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश को पैसा मिलेगा। जो बार बार सवाल पूछा जाता है मुझसे कई फोरम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लोगों को सिर्फ बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, 10 सेकंड और रेल मिलेगी, इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और पब्लिक खुश होकर पैसा लगाएगी। वो शायद आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। मोटे तौर पर पूरा आकलन दे दिया है, लेकिन एक सवाल प्रांजल सबके दिल में आ जाता है, वो ये कि महंगाई बढ़ने वाली है, घटने वाली है? जिस तरह के ऐलान होने वाले हैं, अगर सब्सिडी को लेकर इस तरह के संकेत आ रहे हैं तो बहुत अच्छी खबर नहीं हो सकती। कल महंगाई जैसी है वैसी रहेगी, इसलिए जेब पे जो भार है वो बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर आज सही कदम उठाए गए श्वेता, तो मुझे लगता है 6 महीने और 1 साल के अंदर जो जेब पर जो बोझ है वो कम होगा। दिक्कत यह है कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में पुरानी सरकारों ने वो कदम नहीं उठाए जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप ये मानिए, आज की हालात ये हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, नौकरियां नहीं है, आईसीयू में है। आईसीयू में बाहर निकालने के लिए कुछ तो दवा देनी पड़ेगी। जब आप बाहर आएंगे, थोड़े तंदुरुस्त होंगे, तभी आप ऐसी हालात में पहुंच सकते हैं कि आप खुली हवा का आनंद ले पाएं। नितिन देसाई जी, ऐसा तो नहीं होगा कि बैठे बैठे आईसीयू में तबीयत और बिगड़ती चली जाए बेहतर होने की जगह? वही मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि इस इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ पे बहुत जोर डाली है कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। खास करके हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल गिर गई थी। और सरकार जो घरेलू बचत है उसका पूरी बचत सरकार उठा रही थी और प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इस पे काफ़ी जोर लगा है। इसे मेरे ख्याल में ये जो कड़वी दवा तो होगी, मगर इसके साथ साथ मेरे जहन में प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन के लिए काफ़ी कुछ करेंगे अरुण जेटली जी कल। ये आपको उम्मीद लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर उसी बात पर अगर हम आए कि महंगाई बढ़ने वाली है या नहीं, लोग क्या आश्वस्त हो जाएं कि जिस तरह के संकेत हमें नजर आ रहे हैं उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? अभी कल आने वाला बजट में एक्सपेक्टेशंस बहुत सारा डिफरेंट होगा। यंगस्टर्स का एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगा, विमेन का डिफरेंट होगा, सीनियर सिटीजन्स का डिफरेंट होगा, कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन का डिफरेंट होगा। ईच सेगमेंट का एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगा। यंगस्टर्स का होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होना है, टैक्स का स्लैब ऊंचा करना है। विमेन का एक्सपेक्टेशन होगा वो सभी फूड का प्राइसेस कम होना है, अच्छी तरह से दाम कम होना है। सीनियर सिटीजन को होगा सेविंग्स का टैक्स डिडक्शन ज़्यादा होना है। कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन का एक्सपेक्टेशन है इजी तरफ से बिजनेस करने का उसका प्लान है। हम लोग सभी तरह का एक्सपेक्टेशंस हम लोग देखना पड़ेगा। कल तो प्रोग्रेसिव बजट होने का बहुत चांसेस है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। और आज इकोनॉमिक सर्वे हम लोग देखा है, इंडिया इज़ अ हैपनिंग कंट्री। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया को आने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं।
और टैक्स का जिक्र आपने कर दिया है, इसलिए वेद जैन जी टैक्स के एक्सपर्ट हैं, ये बताइए कि टैक्स टेररिज्म नहीं रहे, टैक्स टेररिज्म नहीं रहे, बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन टैक्स टेररिज्म क्या वाकई खत्म होने वाला है या अलग शक्ल में नजर आ सकता है? या हम समझें कि जो रियायतों की उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी लिमिट्स कुछ बढ़ जाएंगी, कुछ रियायतें कहीं पर मिल जाएंगी, वो संकेत आ रहे हैं? देखिए, इस बजट से जो अभी तक इंडिकेशन आई है, सरकार का कहना है कि इस बजट से हम वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे जो आज तक ठीक नहीं हुई। और एक, जैसे वित्त मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक भारतवर्ष में एक नया वर्ड आ गया है टैक्स टेररिज्म का, तो आज की डेट में टैक्स पेयर को एक बड़ी भारी उम्मीद है कि जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एड्रेस किया जाए। इस देश की टोटल जनता 120 करोड़ है, जिसमें से 4 करोड़ जनता टैक्स देती है। हम इन 4 करोड़ जनता को ये मान के चलें कि क्या ये देश के लिए असेट हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो लोग रिस्क लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और सरकार को टैक्स ला कर देते हैं, उन लोगों को हम कैसे ये मान के चलें कि आज वो हमारी असेट हैं और वो हमारे वैल्यूड पार्टनर हैं, और उनको कैसे राहत दें। तो टैक्स टेररिज्म जो आज की डेट में नया वर्ड आया है, इसको एड्रेस करना मुझे लगता है कि कल के बजट में वित्त मंत्री की प्राथमिकता होगी। और दूसरी, जैसे कि टैक्स पेयर को लगता है कि कुछ कंसेशन और छूट मिलनी चाहिए, जैसे कहते हैं कि बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़नी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत लार्ज स्केल पे फंड चाहिए, तो उसके लिए सरकार को भी बेनिफिट होता है, टैक्स पेयर को भी बेनिफिट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के बजट पे ज़्यादा फोकस वित्त मंत्री जी का, जैसे कह रहे हैं कि कुछ आज की डेट में वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कड़वे कदम लेने पड़ेंगे, तो कड़वे कदम में टैक्स टेररिज्म को अगर दूर करते हैं तो वो एक कड़वा कदम है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स पेयर के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और उसी तरह से उसमें सरकार को ये फ़ायदा है कि उस कदम उठाने से टैक्स पेयर खुश होगा, और एट द सेम टाइम उसको आज की डेट में जो कहते हैं टैक्स कलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल वित्त मंत्री जी ज़रूर इस बारे में एक बहुत भारी घोषणा करेंगे। और साथ साथ जो छूट की बात हो रही है, उसमें मैं जो देखता हूँ, आम आदमी के लिए जो छूट आने वाली जो उम्मीद है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दें, एग्जम्पशन बढ़ा दें एटीसी की, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के बारे में कुछ बढ़ा दें, और सैलरीड क्लास को भी छूट देने की उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक सैलरीड एम्प्लॉय खर्चा करता अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें भी एक छूट मिलने की है। उधर कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए वित्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि उन्होंने 3S का भाषण दिया था, और उसके लिए आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट को जनरेट करना है तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की भी बात हो रही है कि वो देना चाहिए, डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि कल वाले बजट में ये भारी अनाउंसमेंट आने वाली हैं, और वित्त मंत्री जी इस बातों को सबको जो रखेंगे, क्योंकि वो जो कड़वा कदम है उसमें रजिस्ट नहीं होता। जी, हालांकि कड़वा कदम होगा नहीं होगा अभय जी, पॉपुलिज्म को लेकर रुख सरकार का लगभग हमारे सामने आ रहा है, लेकिन साथ ही एक और चीज़ आ रही है, वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने जिस तरीके से सरकार का साथ दिया है, इनकम टैक्स सीधे तौर पर मिडिल क्लास को असर डालता है, तो इन चीज़ों को हम समझें कि पॉपुलिज्म के नाम पर कुछ होगा, या फिर मिडिल क्लास इंतज़ार करे कि अभी चुनाव से 1 साल पहले जो होगा सो होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था किसी भी हालत में हो, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की शर्तें हैं उनको तो पूरा करना ही पड़ता है, चाहे अर्थव्यवस्था गिरी हालत में हो या ग्रोथ रेट बहुत ऊपर जा रहा हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल इकोनॉमी की शर्तें पूरी करनी ही पड़ेंगी। विदेशों में, विकसित देशों में हो ये गया है, जैसे जैसे लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ी है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था राजनीति से कट गई है। दो नोट देने वालों और वोट देने वालों के 2 एयरटाइट कंपार्टमेंट बन गए। लेकिन हिंदुस्तान में इन कंपार्टमेंटों के बीच में जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीति है, सरकार है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो एक पुल का काम करती हैं, और वो पुल अगर गड़बड़ाता है और किसी पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है, तो फिर सत्ता के ढांचे के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जो कि वोट देने वालों और नोट देने वालों के बीच का संतुलन कायम करे, और साथ में उसकी राजनीतिक गोटी भी लाल होती रहे। और देखिए, राजनीतिक गोटी अगर लाल नहीं हुई तो, और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही, और 1-2 महीने ही केवल इसी तरह गुजरे, तो लोग भूल जाएंगे कि यूपीए सरकार में कितनी महंगाई थी। और जितनी साख आज नरेंद्र मोदी की सरकार की है, नरेंद्र मोदी की है, लोकप्रियता के शिखर पे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, वो बहुत तेजी के साथ गिरेगी। ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर उठता है उतनी तेजी से नीचे आता है। ये कड़वी गोली वाला फार्मूला हम लोग चाहे कितना इसको दोहराएं और बुलेट ट्रेन की कितनी भी बातें करें, लेकिन जो असली बात है केवल सपने और वायदे से नहीं होगा।
ज़मीन पे कुछ करके दिखाना होगा। हर बजट के दो पहलू होते हैं, एक पहलू होता है जनता को फौरी राहत देने वाला पहलू और एक होता है दूरगामी योजनाओं वाला पहलू। तो फौरी राहत देने वाले पहलू को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो दूरगामी योजनाएं रखी की रखी रह जाएंगी। देश को चला इतनी कड़वाहट की बात हो गई, इतनी कड़वाहट की बात हो गई। आपकी चाय तो मीठी है ना? अरे चाय पिलाइए, चाय पिलाइए, लाइए चाय पिलाइए। लेकिन श्वेता, हमारे पास पैसा कहाँ है ये सारे टैक्स कंसेशन देने के लिए? मैं भी चाहूँगा कि टैक्स कंसेशन मिले, लेकिन आज फिस्कल रूम जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास नहीं है। तो आई थिंक जो है इस बजट में पॉसिबिलिटी ही नहीं है बहुत ज़्यादा टैक्स कंसेशन देने लेकिन के लिए। अनिल जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि अगर मैं श्वेता इसमें कह दूं कि जिस टैक्स टेररिज्म की जैन साहब ने बात कही थी, मुझे लगता है कि अरुण जेटली जब इस बात को कहते हैं तो उसका संदर्भ होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला। मतलब मुझे ऐसा मुझे लगता है उसका संदर्भ होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला, और जो कि कारपोरेट सेक्टर की बहुत बड़ी मांग है उससे वो कहता है कि विदेशी निवेश भी इससे बढ़ेगा। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तो दूर होनी चाहिए। फौरन ही खारिज कीजिए, और जो कानून में जो एक चीज जोड़ी गई है, एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, उस स्पष्टीकरण को पूरी तरह खत्म कीजिए। लेकिन ध्यान रखने की बात है, एक तरफ कहा जा रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अगर आपने खत्म किया तो राजस्व में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो वो फिर पैसा और कहां से आएगा? इन बातों को सोचने की और करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो इनकम टैक्स का अगर खास तौर से जिक्र कर रहे हैं, बाकी पर हम थोड़ा आगे जाएंगे। और इसीलिए अनिल जी ये बात आती है जहन में कि अगर रियायत वहाँ मिलेगी तो घर खरीदने का कोई आम आदमी सोच सकेगा, और सोच सकेगा तो जो हाउसिंग सेक्टर है उसके लिए भी बेहतर। देखिए श्वेता, जो हम लोगों ने अभी इकोनॉमिक सर्वे देखा उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने कहा है। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तवज्जो दिया है। हाउसिंग सेक्टर जो नीड है सिर्फ घर लेना और इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक समस्या है देश की, जिसके कारण जो हाउसिंग पे तवज्जो दिया गया है। जो आप देखते होंगे कि इनके जो मैनिफेस्टो हैं या पीएम के कई भाषण आते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हाउसिंग सेक्टर को मजबूत करना है, यानी कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल। इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम छुपा हुआ है। हाउसिंग सेक्टर के साथ करीब 300 एंसिलरी यूनिट्स, एंसिलरी एक्टिविटी जुड़ी हुई है। आप एक छोटा सा ले लीजिए, पेंट की इंडस्ट्री हो या टाइल्स की इंडस्ट्री हो, बिजली की इंडस्ट्री हो, बहुत सारे अनस्किल्ड लेबरर्स जो इन्होंने अभी बात की इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे तवज्जो देना है। ये सारी चीज़ें जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अगर हाउसिंग फॉर ऑल का अगर ये जो सिस्टम है अगर इसको एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको लिबरलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन पे जाना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन तो ऑलरेडी इनके इस पे है ही, एजेंडा में है ही। तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर को ये चुन रहे हैं जिसमें मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ हो और सोशल ग्रोथ भी हो। हाउसिंग फॉर ऑल, अगर हिंदुस्तान में हाउस की समस्या दूर हो जाए बहुत बड़ी बात है, और उस समस्या को दूर करने में अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, अगर हमें टैक्सेशन पर तवज्जो देनी पड़ती है, या हमें छोटा सा रोजगार, सेकंड जो सबसे बड़ा जो ये क्षेत्र है उसमें अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए इतने बड़े रोजगार का सुअवसर किसी इंडस्ट्री में नहीं है। इसलिए एक दूसरे से जुड़ी तो हुई है, लेकिन क्या जो पूरा सिस्टम है वो इतना चौपट हो चुका है कि उसे करने के लिए इतनी सारी दवाई अभी पीनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय बजट में आएगी वो ये है कि फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रोथ की रफ्तार को कैसे तेज़ लाया जाए, उनमें कैसे तालमेल बिठाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और फिस्कल कंसोलिडेशन के तो बहुत सुझाव आए हैं, सब्सिडीज़ कैसे बेटर टारगेट करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम करेंगे, उनसे कुछ सेविंग ज़रूर आएंगी, और कुछ मैं समझता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट में बढ़ावा आएगा, उससे भी सरकार के पास कुछ रेवेन्यूज़ आएंगे, और कुछ रीओरिएंटेशन होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, ये सब होगा। मगर जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और जिससे ग्रोथ रेट इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमारा सेविंग्स रेट 30% के लगभग आ गया है, जो 37% होता था, और चाइना में 50% है। सबसे बड़ी चुनौती है कि हम सेविंग्स रेट कैसे बढ़ाएं। सेविंग रेट से जुड़ा है इन्वेस्टमेंट रेट, तो इन्वेस्टमेंट में कैसे हम लोग तेज़ी लाएंगे, मैं समझता हूँ ये वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। और उस इन्वेस्टमेंट को तवज्जो देने के लिए कई प्रकार के उन्होंने चीज़ें लाएंगे, चाहे टैक्स इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस हों या दूसरे अलाउंसेस हों। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ जो है,
मैं ये मानता हूँ कि 1991 के बाद जो भी अच्छी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में आई हैं, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, दैट वाज ऑल ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ। पिछले कुछ 3-4 सालों में क्रोनी कैपिटलिज्म और स्कैम्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट ए बैड नेम, और थोड़ी सी पॉलिटिकल माइंडसेट मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये हो गया है कि सरकार ही माई बाप है, सरकार ही वो पुराना सोशलिस्ट माइंडसेट कि सरकार ही सब प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकती है, उससे मैं समझता हूँ कि हटना पड़ेगा। और जो अभी तक संकेत दिए हैं मोदी जी ने, मैं समझता हूँ उनका प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो होगी, और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। टैक्स में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का संकेत है इसमें। तो जिस भागीदारी की वो बात कर रहे हैं उसे सुनकर तो अच्छा लगता है। प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ जो आपने इसमें भी देखा, रेलवे बजट में भी पीपीपी है, एफडीआई इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, मैं समझता हूँ इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी एज ए होल में वो लाएंगे। जितनी बार पीपीपी का जिक्र आ रहा है उसे देखकर और ज़्यादा इस बात पर भरोसा हो जाता है। जी, हम बता दें कि हम चाय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि कड़वी दवाई की जो में थोड़ी सी मिठास हम कम से कम घोल सकें कि यहाँ पर बैठ के, हालांकि जो अर्थशास्त्री हैं वो बहुत ज़्यादा निराश नहीं है मौजूदा स्थिति से, लेकिन अरिंदम जो विपक्षी दल हैं जितनी जल्दी उन्होंने शुरू कर दिए हैं विरोध प्रदर्शन, और जिस पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थिति उतनी बुरी है, वैसी बुरी उम्मीद लगानी चाहिए, या अभी वाकई हम धीरे धीरे एक एक कदम चलें और बजट में धीरे धीरे अच्छे दिनों की शुरुआत के संकेत शुरू हो जाएंगे? देखिए, अब ऑपोजिशन पार्टी जो बोल रही है उसके पीछे एक कारण है। जब मोदी जी आए उन्होंने काफ़ी तरह से पूरे देश में एक हवा पहुंचा दिया कि बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है, और कैसा बदलाव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इसकी बात करें, वो बात करें, वो बदलाव नहीं, जो मोदी जी के बदलाव जिस पे देश सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए और हो रही थी, वो है जो उन्होंने बात बोला कि टॉयलेट्स बिफोर टेम्पल, कि इस बार इस देश के गरीबों के लिए काम होगा, इस देश को रियल ग्रोथ मिलेगा, और ये चोरी, हर तरह का ये सब जो स्कैम है ये ख़त्म होगा। अब ये टॉयलेट बिफोर टेम्पल का जो फिलॉसफी है, आप अगर इसी को ले ले, क्योंकि इस बजट में मेरा जो आई होगा, जो दी वॉच आई एम गोइंग टू कीप इज़, क्या ये सही में टॉयलेट बिफोर टेम्पल बजट है या ये ओल्ड बजट का ही एक और वर्जन है? तो टॉयलेट बिफोर टेम्पल बजट के लिए आप अगर 12 करोड़ करीब टॉयलेट्स चाहिए हमारे देश में, और 2,500 रुपये सुलभ शौचालय के टॉयलेट्स आते, 30,000 करोड़ का बजट एक होना चाहिए। ऑलरेडी बातें शुरू हो गई है कि 3 लाख करोड़ इसके ऊपर खर्चा होने वाला है आने वाले सालों में। तो 3 लाख करोड़ जब 30,000 करोड़ चाहिए, तो यहीं पे एक स्कोप बन गया है वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैम्स एंड करप्शन का। आप अगर रेलवे बजट देखें तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो गई है जहाँ पे 70,000 करोड़ एक मुंबई अहमदाबाद ट्रेन के पीछे, एक जिसके पीछे अभी 100 करोड़ का सर्वे करने बोला गया है, लेकिन 70,000 करोड़ विल बी रिक्वायर्ड। आप हर चीज़ में देखिए, जो गरीब है, जिसके लिए अभी हमें काफ़ी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, स्लम इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, टॉयलेट्स बिफोर टेम्पल प्रोग्राम्स करने, क्या हम स्कैम का स्कोप इसमें देखें सर? स्कैम का स्कोप देखें या इन्वेस्टमेंट का स्कोप देखें? किस नज़र से देखें इसको? जो आपने बात कही, देखिए, ये कहना कि कोई बुलेट ट्रेन अहमदाबाद बॉम्बे से चलेगी, 70,000 करोड़ लगेगा, उसके पीछे आप ये नहीं तो देखते हैं कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जनरेट होगी, कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। सो केवल उसको 70,000 करोड़ कंपेयर करना, हमें ये सब उससे देखिए, अल्टीमेटली तो जो आपके जॉबलेस ग्रोथ आज की डेट में है, जॉब्स आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के माध्यम से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। इन्वेस्टमेंट चाहे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हों चाहे और प्रोजेक्ट्स हों, प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ेगा। बट ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर और बढ़ाएंगे, टॉयलेट्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, मगर टॉयलेट्स पहले होने चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, शिक्षा का व्यवस्था पहले होना चाहिए, हेल्थ केयर पहले होना चाहिए, एंड आफ्टर दीज थिंग्स, एंड जुडिशियरी पहले होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होगा। इसी एक्सपेक्टेशन से देश इतना खुश है। देश इसलिए खुश नहीं है कि नए तरीके से फिर से अंबानी और अदानी को बुलेट ट्रेन बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए देश खुश नहीं है। 60,000 करोड़ से एक सिंबॉलिक मैसेज हम दुनिया को भेज रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कि हाँ, हम तरक्की कर रहे हैं।
चाइना यूरोप से कम्पीट करने के लिए हम हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर रहा, चाइना कहाँ पहुँच गया, लिबरलाइजेशन उन्होंने बहुत लेट शुरू की, अब तो हम शुरू कर दें। ठीक है, बीपीएल भाइयों बहनों का हमने ध्यान रखना है, लेकिन साथ के साथ ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हमने बाकी मुल्कों का मुकाबला करना है, आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना तो पेश करना है। मेरे हिसाब से 60,000 करोड़ से एक मैसेज सारी दुनिया में पहुंच गया है कि हाँ, बहुत हम अच्छा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बहुत अच्छी सिंबॉलिक चीज दिखाना एक चाहते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, हो जाता अच्छा लगता एक ब्रेक का वक्त हो गया है। अच्छी पहुंचाना था तो अच्छी बात यह है कि चाय पर चर्चा पूरी तरह से मिठास से नहीं भरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं जो चाय की दुकान पर हमेशा होता है, तो ये चर्चा हमारी आगे बढ़ेगी। हम खासकर सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या इलाज के लिहाज से, मेडिकल फैसिलिटीज के लिहाज से कोई बदलाव संभव है, क्या कृषि के क्षेत्र में, क्या सेना के लिए, चूंकि वित्त मंत्री हैं तो वो हमारे सेना का भी ख्याल रखने वाले हैं, तो ये सारी चीजें क्या होने वाली हैं, इन सारी चीजों पर होगी चर्चा इस ब्रेक के बाद। तब तक चाय का एक राउंड यहां पर जारी रहेगा, आप बस लौटिए, हम अपनी इस खास पेशकश के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए आज तक।